नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज़ देश की। आवाज़ देश की आमतौर पर आपने देखा है कि स्टूडियो में हम जनता जनार्दन को बुलाकर उनसे किसी विषय ख़ास पर बातचीत करते हैं, लेकिन अब हम जा रहे हैं जनता के बीच आवाज़ देश की जानने के लिए। और केंद्र में है हमारी संसदीय प्रक्रिया और इसकी वजह ये है कि तकरीबन 7 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है। 13 मई 1952 को लोकसभा और राज्यसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। इसी को केंद्र में रखकर आज हम आवाज़ देश की में लोगों की आवाज़ समाहित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा अस्तित्व में आई। राज्यसभा संसद की स्थायी सभा है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के प्रत्येक सदस्य की अवधि 5 वर्ष होती है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। जीवी मावलंकर संसद के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। राज्यसभा के कुल सदस्य 250 होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संसद की 3 मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं: कानून बनाने के लिए विधेयक पारित करना, जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना और सरकार की जवाबदेही तय करना। इन तमाम मुद्दों को जानने समझने की कोशिश करेंगे आवाज़ देश की में। यहाँ पर हम मौजूद हैं, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। मेरे सामने इंडिया गेट है, मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है और मेरे बिल्कुल दाईं तरफ आप पीछे की तरफ देख सकते हैं संसद भवन है। जी हाँ, ऐतिहासिक संसद भवन, जहाँ पर शुरू हुई थी हमारी ऐतिहासिक संसदीय प्रक्रिया। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा नाम ऋतिक वर्मा है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। विषय आप सुनी चुके होंगे। संसदीय प्रक्रिया को हम जानने की कोशिश करेंगे और इसकी वजह ये भी है कि हम वर्षगांठ मना रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सत्र की शुरुआत इसी दिन हुई थी। इस वर्षगांठ को मना रहे हैं। संसदीय प्रक्रिया को किस तरीके से देखते हैं, भारतीय संस्कृत प्रक्रिया को? भारतीय संस्कृति प्रक्रिया जो है बहुत ही लोकतांत्रिक है। अपने देश में जो जनता के द्वारा चुने हुए लीडर्स संसद में बैठते हैं और वो जनता के लिए अच्छे निर्णय लेते हैं, कानून बनाते हैं जो कि जनता पे लागू होते हैं। एक चीज़ और अच्छी देखने को ध्यान में आती है कि हमारे बीच के लोग जो हमारे बारे में सोचते हैं और इतने बड़े लेवल पर आके, दिल्ली से लेवल पर आके अपने लोकतंत्र के माध्यम से बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खूबसूरती है लोकतंत्र की, जो हमारे लिए कानून बना के एक जनता का, देश का भविष्य निर्धारण करते हैं, जो बहुत मददगार है। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि किसी नेता से मैं बातचीत कर रहा हूँ। कुछ और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम ऋषिराज सिंह है और मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में कैंपस लॉ सेंटर का छात्र हूँ। मेरी वकालत की पढ़ाई चल रही है। वकालत की पढ़ाई चल रही है, तो ये विषय जो आप समझ गए होंगे आपके बहुत दिल के करीब भी होगा। अगर बात करें, जब हम लोग आज़ाद हो रहे थे 1947 में और फिर हम लोगों ने जो है निर्णय लिया कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले देश बनेंगे, हम संसदीय प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने वाले राष्ट्र बनने वाले हैं, तब बहुत सारे मुल्कों ने हमारा मजाक उड़ाया था। उन तमाम देशों ने जो अपने आप को आधुनिक और विकसित देश समझा करते थे। क्या हम लोगों ने इतने बरसों में उनकी धारणा को कहीं ना कहीं झुठला दिया है? कहाँ पहुँचा है हमारा संसदीय जो हमारा जो प्रणाली कह सकते हैं या फिर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। दूसरा, जो सबसे बड़ा आपने सवाल उठाया कि अगर मैं कंपैरेटिव स्टडी करूँ बाकी कंट्रीज़ से और इंडिया की, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कहा जाता है कि सारे जो अलग अलग कंट्रीज़ थी, BR अम्बेडकर जी, BN राव जी, इन सब ने उसको स्टडी करके और यहाँ का एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंपाइल किया। तो कंपाइलेशन ऑफ वेरी बेस्ट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, ऐसे बना है हमारा संविधान। और उसके बाद जब आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं,
तो पहले हम 21 साल में वोट देते थे, अब हम 18 साल में देने लगे। तो जो अमेंडमेंट पावर दी गई उसके साथ कि अगर हमारा संविधान बन के तैयार भी हुआ तो ऐसा नहीं है कि जो बना दिया अम्बेडकर जी ने वही। अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर कल को आपको ऐसा लगता है कि आज के समय में कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो वो बदलाव कर सकते हैं। अगर कंपैरेटिव स्टडी अब बाकी के देशों से करें संविधान की बात को अगर हटाकर, तो आप श्रीलंका को देखिए। श्रीलंका और भारत लगभग एक साथ आज़ाद हुए, पाकिस्तान और भारत तो एक साथ ही आज़ाद हुए। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को। अभी परसों की न्यूज़ है कि इमरान खान को किस तरीके से वहाँ की इल्लीगल डिटेन कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के कहा कि इल्लीगल डिटेंशन। वहाँ की क्या हालत है, इकोनॉमिक व्यवस्था क्या बन गई है देश की। श्रीलंका में आप सभी ने देखा कि किस तरीके से अभी पिछले साल वहाँ पे पूरा महामारी का दौर फैल गया, और इंडिया में जब कोविड आया, महामारी का दौर आया, तो किस तरीके से उसको कितने अच्छे तरीके से कर्टेल किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो ये सब सोचने की आवश्यकता है, और इसकी जो मूल वजह है, मैं मानता हूँ कि मूल वजह ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि लोगों के पास अधिकार है अपने नेता को चुनने का, अपने प्रधानमंत्री को चुनने का, अपने सांसद को चुनने का। और अगर हम इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करें तो राष्ट्रपति को भी चुनने का अधिकार जो है वो लोगों के पास है, जनता के पास है भारत के। और ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन ब्लॉक है। हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं, संसद भवन ब्लॉक की तरफ भी कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर संसदीय प्रक्रिया की बात चल रही है, और ये कहा गया कि एक वक्त ऐसा था जब हमने संसदीय प्रक्रिया या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया था, तब लोगों ने मजाक उड़ाया था। अब हम एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर कितने मजबूत हुए? सर देखिए, जब ये बात हुई थी कि मजाक उड़ाया गया था, जब सबके लिए नई चीज़ थी संसद भवन के अंदर, क्योंकि हम उस समय अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे। तो उस समय का जो हमने टाइम देखा था वो ये था कि एक बंदा रूल कर रहा था और बाकी सब उसके अंडर चल रहे थे। तो वहाँ पे ना हम चुन सकते थे कौन हम पे रूल करेगा, कौन हमें गाइडेंस देगा चलने के लिए। और आज की डेट में देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसके अंदर हम चुन सकते हैं कि हमारे लोकसभा में कौन जाके बैठेगा और कौन देश के नियम बनाएगा और कौन उनको हम मतलब किन नियम हम फॉलो करेंगे, तो हम ही चुन सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और अब आज की ज़रूरत देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है कि देखा जाए कि देश कौन चला रहा है। बेसिकली वो देश कौन चला रहा है, ये देश की जनता चुने। और मैंने कहा कि राष्ट्रपति भवन ब्लॉक की तरफ से जब मैंने कुछ युवाओं से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि हमें वोट का अधिकार जो है शुरुआत से दिया गया। वो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात हो सकती है, क्योंकि जो मजाक उड़ाया करते थे किसी वक्त में हमारा, जब हम आज़ाद हुए और संसदीय प्रक्रिया हमने अपनाई या लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने जो है अडॉप्ट की, कहा था कि इस विविधता भरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन हम 75 बरस आज़ादी के पूरे कर चुके हैं और 7 दशक से ज़्यादा हमारे संसद के पहले सत्र को हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि हम एक मुल्क के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर बहुत आगे निकल आए हैं। यहाँ पर एक बैच है, लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर बात चल रही थी कि हम लोग वोट कर सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और अपने जनप्रतिनिधि को संसद भवन के भीतर भेज सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जो कहा जाता था कि वो बहुत आधुनिक देश है, लेकिन वहाँ पर लड़कियों को, महिलाओं को मत का अधिकार हासिल करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो क्या महिलाओं के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर हम कह सकते हैं कि हम एक बहुत ही अलग, अलग और विशिष्ट राष्ट्र हैं, क्योंकि हमें छोटा बड़ा देखे बगैर, महिला या पुरुष देखे बगैर हम लोगों को मत का अधिकार प्राप्त हो गया। पहले भी हमारे देश में हम स्टार्टिंग से ही देखते हुए आए हैं कि लेडीज़ को नहीं उतनी प्रेफरेंस मिलती थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू पहले अब हमें बहुत सी चीज़ों में मिल चुका है हक अधिकार। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि संसद में भी इक्वालिटी रेशियो बढ़ना चाहिए लेडीज़ एंड जेंट्स को। ये तो एकदम बिल्कुल सही पॉइंट पर पहुंच गई हैं। मैं बात कर रहा था जब हमने व्यवस्था अपनाई थी और हम शुरुआत से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश बने आज़ादी के बाद, और हम लोगों को वोटिंग राइट्स जो है शुरुआत से ही मिल गए हैं। लेकिन इन्होंने एक नई बात शुरू कर दी है, क्योंकि हम लोग संसद भवन के बिल्कुल आगे खड़े हैं और संसदीय प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लड़कियों का अनुपात संसद के भीतर बढ़ना चाहिए। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। और मेरे को जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो लड़कों को ही दी जाती है।
तो मेरे हिसाब से तो लड़कियों को भी उतनी अगर हमारे देश में इतनी इक्वालिटी है कि इतनी प्रायोरिटी लड़कों को दी जा रही है, उतनी लड़कियों को भी देनी चाहिए, तो यहाँ पे भी देनी चाहिए ना लड़कियों की। तो लड़कियों की वो संख्या कम क्यों है यहाँ पे? तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि अगर महिलाएं जो हैं ज़्यादा संख्या में बनेंगी तो महिलाओं की आवाज़ संसद के माध्यम तक सही जगह तक ज़्यादा संख्या में पहुंच सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि एक महिला जितने अच्छे से बाकी महिलाओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उतने अच्छे से एज़ कम्पेरिजन टू मैन नहीं कर सकते हैं। वो विमेन के इनर प्रॉब्लम्स वो नहीं समझेंगे कि विमेन अगर कोई राइट मांग रही है तो उसके लिए वो कितना ज़रूरी है। तो इसलिए विमेन की आवाज़ संसद में और ज़्यादा भारी होना ज़रूरी है। जी सर, ये बात सच में सही है। और जैसे कि हमारे इंडिया में वुमेंस हर चीज़ में आगे हो रही हैं। अभी हम बात कर ले कि आर्मी में भी हमें वुमेंस में मेन हेड बनाया जा रहा है, तो हमें उसी की तरह संसद भवन में भी हमें औरतों को इक्वालिटी देनी चाहिए और उनकी बातों को और अच्छे से सुननी चाहिए। आपने कहा कि हमें यानी कि महिलाओं को अब सेना में भी जो है समानता का अधिकार मिलने लगा है, लेकिन ये जो अधिकार मिल रहे हैं, चाहे सेना की बात हो या अन्य क्षेत्रों की बात हो, चाहे खेलों की दुनिया की बात हो, भारतीय महिला बहुत अच्छा कर रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे भी जो संसदीय प्रणाली हम लोगों ने जो है उसको स्वीकार किया आज़ादी के बाद, वो एक बहुत बड़ी वजह है, एक कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था इस बात को लेकर? सर था तो, बट अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती तो क्या ऐसा हो पाता? सर ये तो नहीं हो पाता, पर पहले औरतों को इतना तजब्बुर, मतलब कि उनकी बातों को इतना नहीं स्वीकार किया जाता था। अब ज़्यादा जाना जा रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि अब औरतें भी कुछ कर सकती हैं और वो हर चीज़ में आगे हो रही हैं, क्योंकि औरतें जैसा कर रही हैं उनको देख के ही जो कुछ भी हो रहा है उनको देख के हो रहा है कि हाँ, अब औरतें भी सब कुछ कर सकती हैं। तो संसद भवन में भी औरतें अच्छा कर सकेंगी, उनको जो बात रिप्रेजेंट करना है वो अच्छे से कर पाएंगे। जी यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। जब हम लोगों ने संसदीय प्रक्रिया को अपनाया और लोकसभा का, राज्यसभा का पहला सत्र जब आयोजित किया, और अभी तक भी संसद के जितने भी सत्र होते हैं संसद भवन के प्राचीन इमारत में हुआ करते हैं, लेकिन अब उसी प्राचीन इमारत के साथ एक भव्य और नवीन संसद भवन इमारत बन गई है। किस बात की परिचायक है, किस बात का बदलाव देखते हैं? जैसा कि मोदी जी ने नया पार्लियामेंट बनवा रहे हैं, तो इससे हमारा एक ये फ़ायदा है कि ये जो थी पुरानी पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश ने बनवाया था। अब ये जो मोदी जी बनवा रहे हैं ये हमारी खुद की पार्लियामेंट रहेगी और हमारे प्रधानमंत्री के नाम से ये पार्लियामेंट जाना जाएगा। तो ये हमारे एक विषय का गौरव है, जो कि हमारे मोदी जी कहते भी हैं कि डिजिटल इंडिया। तो नए पार्लियामेंट में हमें देखने को मिलेगा डिजिटल इंडिया का प्रभाव क्या होता है। सारी चीज़ डिजिटल रहेंगी और इससे हमें क्या फ़ायदा रहेगा कि हमें पेपरलेस वर्क हो जाएगा हमारा। ये इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग पहली थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी और उनके ज़माने में ही बनी थी, और 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, उसके बावजूद भी हम इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। अब स्वदेश निर्मित एक नई संसद इमारत में अब संसदीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और जो है बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, मैं उनके पास बाद में जाऊंगा। यहाँ पर संसदीय प्रक्रिया की बात चल रही है, चूँकि 7 दशक से ज़्यादा हो गया है जो संसद के सत्र होते हैं जिसमें अलग अलग विषय उठाए जाते हैं, जन सरकार से जुड़े हुए मुद्दों को आवाज़ दी जाती है। इसमें जो हम देखते हैं कि प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, इसके अलावा अलग अलग विधेयक लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये प्रक्रिया अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद की जो 3 मुख्य आयाम हैं कि पहला जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा करना और फिर सरकार की जवाबदेही को तय करना। तो ये जो पहला मुद्दा है कि जनता की जो मुद्दे की बात होती है, तो ये जो अलग अलग प्रश्नकाल बनाए गए हैं, शून्यकाल बनाए गए हैं, इन अलग अलग चीज़ों में इसी बात पर चर्चा होती है कि किस प्रकार से जो जनता के मुद्दे हैं वो अभी वर्तमान समय में कितने प्रासंगिक हैं, उनको किस प्रकार से देखा जाए। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसको और सुदृढ़ बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान
ध्यान रखती है। और चूंकि यहाँ पर ये भी देखा जाता है, अब देखिए जो कि टैक्स वाला जो मामला होता है, अन्य भी जो मामले होते हैं, तो सदन में जो पब्लिक पर्स के मालिक होते हैं, सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल जो होते हैं, वो विपक्ष पार्टी के नेता होते हैं। तो यहाँ पे अपने आप में ही ये दिखाता है कि वो विपक्ष के नेता हैं। जितना भी टैक्स हमारे पास आ रहा है वो पक्ष का कोई नेता बन सकता था, लेकिन नहीं, उसका जो मुखिया होता है विपक्ष का नेता होता है। तो ये लोकतंत्र की प्रासंगिकता को साफ साफ दिखाता है कहीं ना कहीं कि वो विपक्ष का होकर इस पर विशेष रूप से ध्यान देता है कि जो पैसा जनता के माध्यम से आ रहा है उसका सही जगह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। तो ये एक में लोकतंत्र की एक मजबूती को दिखाता है कहीं ना कहीं। क्या बात है। ये संसदीय प्रक्रिया के एक हिस्से को इन्होंने यहाँ पर जो है व्यक्त किया है। एक हिस्सा है विधेयक का, जो हमसे सीधे तौर पर सरोकार रखने वाले विषय हैं, उनको लेकर बिल लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, उसके पास चर्चा होती है और उस पर को पारित किया जाता है। और कई बार चर्चा में संख्या बल जो है महत्वपूर्ण होता है, चर्चा के बाद पारित नहीं हो पाता है। ये पूरी प्रक्रिया विधेयक लाने की और विधेयक पर चर्चा करने की और उसे पारित करने की कितनी महत्वपूर्ण? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि आप किसी भी कानून को बना रहे हैं तो उसके लिए एक ज़रूरी होता है, एक हमारे संविधान में नियम कानून तय करा गया है, उस नियम कानून से गुजर कर ही कोई कानून बनता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बारे में पता चलता है, जो कि हमें वो कानून की ज़रूरत भी है कि नहीं है। तो उस प्रक्रिया से गुजर के हुए कानून बनती है, जनता के हित और उसका अच्छा होगा कि नहीं, भला होगा बुरा होगा, इस प्रक्रिया बनती है कानून। तो ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है और गुजर के बनना चाहिए। जी जी। यहाँ पर एक ग्रुप जिससे हमने शुरुआत में ही बात की थी, कुछ नई बातें हम इसमें समाहित करना चाहेंगे। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के तौर पर हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं और इस सफलता को क्या विकसित राष्ट्र के तौर पर हम लोग उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे, बदल पाएंगे, और अगर ऐसा करना होगा तो हमें क्या कुछ करना चाहिए और संसदीय प्रणाली को किस तरीके से और विस्तार देने की आवश्यकता है, या फिर यूथ को, यंगस्टर्स को इससे कैसे जोड़ने की आवश्यकता है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा विषय है कि युवाओं को पार्लियामेंट से, राजनीति से जोड़ने की इस समय भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो युवाओं की है। दूसरा जो विषय है कि विकसित और विकासशील देश में, तो मैं मानता हूँ कि इंडिया बहुत हद तक डेवलप्ड कंट्री हो चुका है, पर हर चीज़ अपने प्रोज और कॉन्स दोनों लेके आती है। अगर आप देखते हैं कि अगर हम इसको विकसित देश में कंसीडर करने लगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जब से प्रधानमंत्री जी ने भारत की बागडोर संभाली है, अगर आप इसकी बारे में बात करें, क्योंकि तब से मैं थोड़ा जानने लायक हुआ हूँ, इस वजह से मैं तब से बात बता सकता हूँ, तो काफ़ी वर्ल्ड पे, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, पूरे जियो पॉलिटिक्स में इंडिया का नाम बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर आया है। लेकिन अगर हम विकसित देश में इंडिया को अभी से कंसीडर करवाने लगेंगे तो उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्स आएंगे, रिस्ट्रिक्शन आएंगे, कार्बन एमिशन पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पॉलिसी लागू होगी। उसके अलावा बहुत सारी जो गरीब जनता है, जैसे कि आज भी बहुत ज़्यादा जगह पे चूल्हे पे खाना बन रहा है, बट अगर आप विकसित देश की बात करेंगे तो वो बिल्कुल स्टॉप बैंड प्रक्रिया में चला जाएगा। तो अभी थोड़ा तो समय है, लेकिन बहुत हद तक भारत विकसित देश हो चुका है और इस दिशा में आगे है, और युवा जुड़ेंगे। और युवाओं का सबसे जो विशेष काम है, मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना चाहिए। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिटरमिन्ड कंट्री बनेगी, तभी वो राजनीति में भी जुड़ पाएंगे और हर तरीके से अपनी भूमिका भारत देश के लिए अदा कर पाएंगे। ये हमारी जो विविधता है देश की, चाहे वो भाषागत विविधता हो, जातिगत हो, चाहे भौगोलिक परिस्थिति के तौर पर हम विविधता देखते हैं देश में, ये इन्हेंस करती हैं हमारी संसदीय प्रक्रिया को, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, या किस तरीके से देखते हैं? जैसा कि अभी पूरे विश्व में भारत पूरे विश्व की G20 की प्रमुखता कर रहा है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व का विषय है। पूरे देश और विश्व के जो वैश्विक पटल पे जो विषय आ रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक महामारी, जो अभी जैसे 2020 में कोरोना जैसे आपातकाल आए, वो सब परिस्थितियों को जो समीक्षा कर रहा है, और ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए बहुत गर्व का विषय है कि टॉप 20 आर्थिक संपन्न देशों की प्रमुखता भारत देश को मिली। तो कहीं ना कहीं अभी जो G20 के डेलीगेट्स आए हैं विभिन्न देशों से, उन्होंने भारत की संस्कृति को, जो विषय पूरे संस्कृति को पूरे विश्व स्तर पे गया है, वो कहीं ना कहीं टूरिज़्म को बढ़ावा देगा। और मैं मानता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पूरे विश्व से तो जो डेलीगेट्स आए हैं,
ये डेलीगेट्स जब अपने 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 देशों में जाएंगे तो भारत की संस्कृति और भारत की प्रभुता और भारत की अखंडता और भारत की वैभवता को पूरे विश्व स्तर पर प्रचार और प्रसार करेंगे। और मेरा ये मानना है कि भारत एक दिन अखंड और प्रचंड भारत बनेगा और विश्व गुरु भारत बन के दिखाएगा। विश्व गुरु बनेगा। लेकिन क्या ये G20 जैसे आयोजन जब होते हैं और इस आयोजन की अध्यक्षता हमें मिली है, उसकी एक वजह ये है कि हम एक मजबूत लोकतांत्रिक देश हैं, संसदीय प्रक्रिया हमारी बहुत सुदृढ़ है, ये एक वजह मानते हैं? नहीं, अगर अध्यक्षता मिलने की वजह आप देखते हैं तो अध्यक्षता तो G20 की जितनी कंट्रीज़ हैं उसमें सबको एक बार मिलती है। इसमें क्या है कि जैसे अल्फ़ाबेटिकल वाइज अध्यक्षता बट रही, तो पहले जो ए से थी G20 कंट्रीज़ में, G20 का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि G7 था, G7 7 कंट्रियों में था, लेकिन बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली मजबूत देश थे वो छूट जा रहे थे। तो एक वर्ड ने, पूरे दुनिया ने मिलकर सोचा कि जो इकोनॉमिकली इतने बड़े बड़े देश हैं वो छूट जा रहे हैं, तो एक G20 नाम की संस्था बनाई गई। अब G20 का प्रमुख काम क्या है कि G20 का जो अध्यक्ष होता है, जैसे भारत को अध्यक्षता मिली है जब से, तो G20 की अध्यक्षता इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि जो अध्यक्ष होता है वो डिसाइड करता है कि अब पूरे साल पूरी दुनिया किस विषय पर काम करेगी, जितने 20 देश हैं। और 20 बहुत बात ठीक है, वो बात ठीक है। आपने कहा कि G20 के जितने भी देश हैं उनको अध्यक्षता मिलती है और मेज़बानी भी मिलती है आयोजन की, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी जो कहते हैं कि हमारा जो विस्तार हुआ है या हमारा जो महत्व बढ़ा है, क्या उसके पीछे क्या हम लोगों ने 1947 के बाद, आज़ादी के बाद जो व्यवस्था ग्रहण की, जो संसदीय प्रक्रिया या लोकतंत्र के तौर पर, वो कारगर सिद्ध हुई है, इसीलिए हम लोग ये कुछ कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल देखिए सही बात है। दूसरा, जो सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 की बात करी गई, जिसमें सारे पावर्स को बहुत अच्छे से जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये सारे पावर को इतने अच्छे से बांटा गया, और उसके साथ ही यहाँ की जो जनता है और यहाँ की जो सरकार है, जो पार्लियामेंट्री पूरा सिस्टम है, उसने उस तरीक़ों को, उसको कितने अच्छे से चलाया। जैसे अभी NJAC एक जजमेंट आया, अगर आपको पता होगा कि 2015 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2015 में NJAC एक कानून पास होता है और जुडिशरी ने बैन कर दिया, कि जुडिशरी ने कहा कि ये कानून हम अबॉलिश करते हैं क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पार्लियामेंट ने उसको कितने पॉजिटिवली लिया और कहा कि उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आप बाहर के देशों में देखेंगे तो वहाँ दंगे हो जाते हैं कि अरे पार्लियामेंट में कोई कानून पास किया और अच्छा वो नहीं, उस पर जो है कैसे जुडिशरी ने बैन कर दिया, या जुडिशरी ने कोई जो है जजमेंट दे दी, उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है पार्लियामेंट। तो जो संगम, जो कह सकते हैं कि जैसे त्रिवेणी है, तो त्रिवेणी का जो कॉन्सेप्ट है, यमुना गंगा सरस्वती, वो कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ कि भारत देश में जो त्रिवेणी आर्टिकल 15 की है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर, वो अपने में बहुत ही उद्गम है, बहुत अच्छी है, और इससे बेहतर पूरे विश्व में कुछ नहीं हो सकता। पूरे विश्व को इससे सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और भारत देश की दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात और ये क्या हम लोग इस व्यवस्था में, इस संसदीय व्यवस्था में इसलिए भी सफल रहे हैं कि असहमति के साथ सहमति बनाना हम लोग प्राचीन काल से ही जानते हैं, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें लगता है कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से, तब हम लोगों ने पहली बार ग्रहण की है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले प्राचीन राष्ट्र रहे हैं क्या हम? क्या ये बात भी सही है? जी ऐसा बिल्कुल सही बात है आपकी, कि अपनी प्राचीन सभ्यता ही ऐसी है जो लोकतांत्रिक बेसिस पर ही काम करती थी। अपने पुराने राजा महाराजा होते थे, वो भी अपना एक मंत्री परिषद बनाते थे, और वो वहाँ पर जो निर्णय लिए जाते थे वो सभी मंत्रियों से, सभी जो प्रतिष्ठित जो लोग होते थे, तो उनसे मतलब सलाह लेकर और पूरा एक ग्रुप के साथ डिसीजन लिया जाता था। तो वही परंपराएं कहीं ना कहीं, हम जो देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 संविधान बना, तो कहीं ना कहीं वही परंपराओं को फॉलो किया गया है। वो इंडिया का रिच कल्चर, सभ्यता, संस्कृति ही इसका कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि नींव है ना। उसके बाद भी जो आपने एक बात बोली कि बहुत से वैसे ऐसे होते हैं इसमें किसी की सहमति होती है, कि असहमत होता है, तो ये सब लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो कि कुछ मुद्दों पर पक्ष विपक्ष सामने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा के माध्यम से हम लोग एक अच्छे निर्णय पहुंचते हैं, जो निर्णय समाज के लिए एक अच्छी दिशा देता है और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और हम लोग अंतिम चरण में आ गए हैं कार्यक्रम के। मैं एक बात जानना चाहूँगा कि
हम लोग जब भी कई बार ऐसा होता है, अब तो यंगस्टर्स हैं और मैंने देखा कि ये युवा जो हैं संसदीय प्रणाली के बारे में बहुत अधिक जानकारी हासिल कर चुके हैं और हमारे साथ साझा भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम आमतौर पर यंगस्टर्स से बात करते हैं, अभी आ जाइए पास में क्योंकि हम लोग समाप्त कर रहे हैं, जब हम यंगस्टर्स से बात करते हैं और बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जब संसदीय प्रक्रिया की बात करते हैं, वोट की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो कहते हैं कि सॉरी हम लोग पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते हैं या हमें पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। तो क्या यंगस्टर्स के बीच में संसदीय प्रक्रिया को और लोकप्रिय बनाने के लिए हमारे सांसदों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को या हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा अभी आपने विषय उठाया, ये बहुत अच्छा विषय है और ये बहुत गंभीर विषय है। मेरे ख्याल से अपने अपने जो भी जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में विधायक, सांसद अपने एक संसद की जो प्रणाली है उस प्रणाली के ऊपर अपने स्कूल में, अपने जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ पे एक ऐसी प्रक्रिया का रूप दें, स्वरूप दें, जिससे छात्रों और छात्राओं के बीच में एक स्वरूप तैयार हो। ये एक अच्छी बात की है क्योंकि हमारी संसद जो है संप्रभु नहीं है, संविधान से बंधी हुई है और संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। और यहाँ पर ये बात कही है, क्या हमें पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए अपने संविधान को और शुरुआत से ही अपने यंगस्टर्स को, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए? जी बिल्कुल करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को ये नॉलेज नहीं है कि संसद के अंदर काम कैसे होता है, वो होती क्या है और उसका जो देश के अंदर प्रयोग क्या है, वो काम कैसे करती है, चीज़ें कैसे चलती है, वहाँ पे इलेक्शन कैसे होते हैं, राज्यसभा के अंदर इलेक्शन कैसे होते हैं, वहाँ पे किस टाइप की बातें की जाती हैं, जब चीज़ें जो बिल्स कैसे बनते हैं, ये चीज़ें उनको नहीं पता है। क्यों क्या देखा जाता है वोटिंग से पहले कि जब से कोई बिल को इलेक्ट किया जाता है या वोट किया जाता है तो वहाँ पे क्या उनकी क्या कौन जो प्रॉन्स देखे जाते हैं, तो वो नहीं पता उनको। तो ये चीज़ें उनको पढ़ानी चाहिए, समझानी चाहिए, ताकि उनको भी, वो आने वाले देश का भविष्य है, तो देश का भविष्य अगर कमज़ोर पड़ गया तो फिर देश तो कमज़ोर जाएगा। जी, क्या संसदीय प्रणाली को समझना या लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मतदाता के तौर पर सहभागिता निभाना क्या पॉलिटिक्स होता है? नहीं, क्या जो आपको तोड़ना चाहिए? जी बिल्कुल। कौन तोड़ सकता है? यूथ देश का, यूथ स्टूडेंट्स देश के जो कि पढ़ेंगे और अपने समाज के निर्माण में भी भूमिका निभाएंगे। मतदाताओं की बात आती है तो मत सबको देना चाहिए, जो अपने 18 साल से ऊपर के हैं, मताधिकार है सबको, है ना। तो उस पर हमें विचार करना चाहिए और जहाँ छात्रों के बीच में विषय जाना चाहिए संसद प्रणाली का, अपने वोट का राइट का, है ना। हर यूथ को 18 के बाद वोट देना चाहिए। जी, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, तो मेरा ये जवाब रहेगा कि सत्ता में जो है वो राजा नहीं है, राजा यहाँ पे जनता है। क्या बात है। और जनता जो है केवल मतदाता ही ना बने, मतदाता बनकर ही जो है राजा ना बने, उस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले, उम्मीदवार बनकर भी। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जब इस संसदीय प्रणाली का अंग बनेंगे तो हमारी ये संसदीय प्रणाली और ज़्यादा विकसित होगी और विकसित होगा हमारा राष्ट्र। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।